तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना लास्ट चैप्टर है ना। थर्मोडायनेमिक्स में अपन बाकी सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज अपना लास्ट चैप्टर है, दैट इज थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ठीक है डियर। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये मैथमेटिकल चैप्टर एक तरीके से। इसमें समझने वाले फिजिकल कॉन्सेप्ट कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ये चैप्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब इस चैप्टर में अपन इक्वेशन से डिराइव करेंगे, तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है। तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर नॉलेज है मैथमेटिक्स में, तो आप आराम से इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 3 थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स की 3 थ्योरम पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1, if dz is equal to mdx plus ndy, dz इक्वल टू अगर mdx प्लस ndy है, तो अपने को पता है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब डेल m बाई डेल y एट कांस्टेंट x इक्वल टू डेल n बाई डेल x एट कांस्टेंट y। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब एग्जैक्ट होती हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है ना, पढ़ा था ना। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, मतलब जेड क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? जेड एक्स वाई ये सब क्या हो जाएंगे, एक प्रॉपर्टी। तो ये थ्योरम नंबर 1 काम आएगी। ऐसे ही थ्योरम नंबर 2, इफ z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर z x और y का फंक्शन है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल x बाई डेल y, ठीक है, एट कांस्टेंट z इक्वल टू डेल y बाई डेल z एट कांस्टेंट x एंड डेल z बाई। सर नो। हेलो, अब आवाज आ रही है डियर? अब आवाज आ रही है? जो बच्चे लाइव है ना वो बताइए यस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फिर से। लोकेश जी आप अपना ये म्यूट कर दीजिए। लोकेश जी, हाँ ठीक है। चलो देखो डियर, मैं ये बोल रहा था कि ये 3 थ्योरम जो है अपने थर्मोडायनेमिक्स में काम आने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है, अब ये 3 थ्योरम कौन कौन सी है? पहली थ्योरम है डी सैट इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो अगर ये इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा,
ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एम बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब थर्मोडाइनमिक्स में अपन ने पढ़ा था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है ना। तो अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इसका मतलब क्या हुआ, जेड क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी इक्वेशन, दूसरी थ्योरम जो अपने काम आएगी दैट इज इफ जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर जेड एक्स और वाई का फंक्शन है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल एक्स बाई डेल वाई एट कांस्टेंट जेड इक्वल टू डेल वाई बाई डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स एंड डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इक्वल टू -1। ये अपना थ्योरम सेकंड है। ऐसी थर्ड थ्योरम है इफ एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये कोई वैल्यू है जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से डेल एक्स बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एफ, डेल वाई बाई डेल जेड एट कांस्टेंट एफ एंड डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट एफ इक्वल टू 1। तो ये तीन थ्योरम अपने काम आने वाले हैं। दिस इज थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3। समझ में आ रही है बात। और इनका प्रूफ आप मैथमेटिक्स में देखोगे, अपन इनका प्रूफ नहीं देखने वाले क्योंकि ये मैथमेटिकल थ्योरम है, अपने काम आएंगे इस चैप्टर में, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस चैप्टर में अपन कुछ इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं दैट इज मैक्सवेल्स रिलेशन। मैक्सवेल्स रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, मैक्सवेल्स रिलेशन देखते हैं। अब ये मैक्सवेल रिलेशन है क्या क्या, इनको देखते हैं। एक मिनट रुकिए। मैक्सवेल्स रिलेशन। देखिए मैक्सवेल ने चार रिलेशन दिए थे, अब वो चार रिलेशन डिराइव करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यूज कर लेता हूँ इक्वेशन टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू इक्वल टू टी टी एस माइनस पी डी बी। एक ही बात है। आप मेरे को ये बताइए ये इक्वेशन कहाँ वैलिड है। ये थर्मोडाइनमिक्स की यूनिवर्सल इक्वेशन है और ये हर जगह एप्लीकेबल है, इसमें कोई भी अजम्पशन नहीं है। मैंने आपको बताया था टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी एंड टीडीएस इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये थर्मोडाइनमिक्स की यूनिवर्सल इक्वेशन है, जिनको अपन पूरे थर्मोडाइनमिक्स में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अपने को ये पता है, अगर इस इक्वेशन को देखें कि यू क्या है, एक प्रॉपर्टी है भाई। यू क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और अगर यू प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं किससे, डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। अपने को पता है जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल एम बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, ऐसे लिख सकता हूं। तो अपने को पता है कि यू भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसको एम एक्स एन और वाई यहां से कंपेयर करके निकाल लो और यहाँ पे रख दो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो एम की जगह क्या आएगा, टी, तो मतलब डेल टी बाई वाई की जगह क्या आएगा, वी, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू एन, एन इज माइनस पी तो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स क्या है, डेल एक्स, एक्स क्या है, डी एस एट कॉन्स्टेंट वाई, तो वाई क्या है, वाई यहाँ पे हो गया वी। ये आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। क्या बोल रहा है मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। क्लियर है। ये आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरी टीडीएस इक्वेशन लू दैट इज टीडीएस इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी एच इक्वल टू टी टी एच प्लस वीडीपी। यस और नो। अब अपने को यहाँ पे भी पता है कि एच क्या होता है, प्रॉपर्टी है, मतलब ये भी क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको भी कंपेयर कर लो, डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। क्लियर है। तो यहां से अगर इक्वेशन लिखूं डेल एम मीन्स डेल टी आई डेल वाई मीन्स डेल पी एट कांस्टेंट एक्स है ना, तो ऐसा जाएगा इक्वल टू डेल एन मीन्स डेल वी बाई डेल एक्स दैट इज डेल एस एट कांस्टेंट वाई दैट इज पी। ये आपकी सेकंड मैक्सवेल रिलेशन आ गई। दिस इज सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ठीक है मैक्सवेल रिलेशन आप निकाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये यूज कहाँ आने वाली है। डियर इस चैप्टर में मैक्सवेल रिलेशन का बहुत ज्यादा यूज है।
पहली बात तो अगर अपन ये बात करें कि इनके एजम्पशन क्या है, तो इसके एजम्पशन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन इसको डिराइव कर रहे हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से अपन इसको डिराइव कर रहे हैं और इन इक्वेशंस के कोई भी एजम्पशन नहीं है। मतलब ये जो मैक्सवेल रिलेशन है ये हर जगह वैलिड है, चाहे आपका कोई भी वर्किंग फ्लूइड हो, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, चाहे आपका कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कोई भी इस तरह का सिस्टम हो, ओपन क्लोज। तो मैक्सवेल रिलेशंस भी आपके थर्मोडायनेमिक्स के यूनिवर्सल इक्वेशंस हैं। ये भी पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी वैलिड है, क्योंकि सिंपल अपने को इनसे इक्वेशन से अपन इनको सोल्व कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब अपने को जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया गया टेम्परेचर पर प्रेशर, इसका मतलब क्या है? द स्लोप ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कर्व ऑन एंट्रोपी। टेम्परेचर प्रेशर कर्व जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो तो उसका स्लोप क्या है? अगर मान लीजिए आप ये नहीं निकाल पा रहे तो अब ये निकाल लो, वॉल्यूम एंट्रोपी कर्व का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर पे दोनों बराबर होंगे। तो अगर आपको एक साइड की वैल्यू नहीं पता तो यहां से आप बता सकते हो कि ये इसके बराबर है, तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं तो आंसर आ जाएगा। तो मैक्सवेल रिलेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड मैक्सवेल रिलेशन अपन डिराइव करेंगे, और थर्ड को डिराइव करने के लिए थर्ड को डिराइव करने के लिए अपन यूज करेंगे गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन क्या होता है? जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। मैंने आपको बताया हुआ है गिब्स फंक्शन जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। लेकिन इसको अपने को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है ना? तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए इसको, डी एच, स्मॉल एच लिख दो या कैपिटल एच, सब अगर स्मॉल लिखोगे तो सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हो जाएगी, तो स्मॉल ही लिख देते हैं, है ना। और कैपिटल लिखेंगे तो सारी प्रॉपर्टी कैपिटल में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। मैंने क्या करा? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है? अब यहां से देखिए, टीडीएस इक्वल टू अपनी इक्वेशन होती है टीडीएस इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी। क्या इक्वेशन होती है? टीडीएस इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी। तो यहां से डी एच माइनस टीडीएस किसके बराबर आ गया बेटा? वीडीपी के। तो डी एच माइनस वीडीपी, इसको रिप्लेस मैं किससे कर दूंगा? वीडीपी से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी। ये मेरी इक्वेशन बन गई, डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी। अब इसको आप कंपेयर कर लो किससे? फिर से डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये गिव्स फ्री एनर्जी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके यहाँ से थर्ड मैक्सवेल रिलेशन लिख लेंगे। थर्ड मैक्सवेल रिलेशन कैसे बनेगा? डेल एम मीन्स डेल वी बाई डेल वाई दैट इज डेल टी एट कॉन्स्टेंट एक्स मीन्स पी इक्वल टू माइनस एन की जगह माइनस आएगा ना, डेल एस बाई डेल एन बाई डेल एक्स दैट इज डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये आपकी थर्ड मैक्सवेल रिलेशन बन जाएगा। ये आपका क्या आ गया? थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। डेल एन बाई डेल वाई होता है ना, तो डेल एन और डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट वाई दैट इज टी। दिस इज थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ऐसे ही अब एक और मैक्सवेल इक्वेशन बची, तो वो कहां से डिराइव करेंगे? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से, एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैक्सवेल रिलेशन से। आपको क्वेश्चन दे देगा कि ऑप्शन दे देगा चार, ये चार रिलेशन दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज गिव्स फ्री एनर्जी। आपको क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी। तो आपको या तो सारी इक्वेशन याद हो या फिर आपको डेरिवेशन करना आता हो। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपने को अब सोल्व करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, फिर से मैं यूज कर रहा हूँ टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, डी यू प्लस पीडीवी। तो डी यू माइनस टी डी एस क्या हो गया डियर? माइनस ऑफ पीडीवी। ये उठा के आप यहां पुट कर दो, ठीक है। तो डी एफ इक्वल टू माइनस ऑफ पीडीवी माइनस ऑफ एसडीटी, माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, तो इसको भी अपन कंपेयर कर लेंगे किससे? डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहां से भी इक्वेशन आप लिख दीजिए, क्या बनेगी? डेल एम, दोनों साइड में माइनस आएगा, माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एस बाई डेल v एट कांस्टेंट t। और ये माइनस माइनस दोनों साइड से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है? तो ये मैक्सवेल की चारों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ये अपने चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज आने वाली। क्लियर?
तो इन चारों इक्वेशन को मैं एक जगह लिख के आपको बता भी देता हूं कि ये इक्वेशन को याद करने का देखो एक तरीका है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपकी याद हो जाएगी। पहले पहली इक्वेशन कैसे बनाई देखो। देखो बचपन में जब अपन टीवी बहुत ज्यादा देखते थे तो घर वाले बोलते थे कि टीवी के पास मत जाना। क्या बोलते थे? अपन दौड़ के टीवी के पास जाते थे कि रिमोट रिमोट लेके आए टीवी चलाएं, तो घर वाले बोलते थे टीवी के पास मत जाना। मत मीन्स नो, नो मीन्स नेगेटिव। टीवी के पास मत जाना। टीवी, टीवी के पास मत जाना। बात समझ में आ रही है? ये बोलते थे टीवी के पास मत जाना। अब यहाँ पे आप डिफरेंशियल लगा दो, डेल टी डेल वी डेल पी डेल एस। मत मतलब नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव, ये आपकी फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन बन गया। क्या? टीवी के पास मत जाना। अब ये नेगेटिव जो अपन यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं? देखो कांस्टेंट को लगाने का एक तरीका है। कैसे लगाते हैं? ये जो एस है ये यहाँ पे लगा दो, और ये जो वी है ये यहाँ पे लगा दो। भाई इसका एस मैंने यहां लगा दिया और इसका वी मैंने यहां लगा दिया। ये आपके फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन बन गया। क्या बन गया? दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। कैसे बनाया? टीवी के पास मत जाना। टीवी के पास मत मतलब नेगेटिव। ठीक है। अब ऐसे इससे ही बना लेंगे सेकंड। देखो सेकंड कैसे बनेगा। अपने को पता है कि अगर आदमी अपनी जिंदगी में नीचे गिरता है तो उसके लिए नेगेटिव होता है। आदमी अगर कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में नीचे गिरता है तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कोई आदमी अगर उठता है तो वो पॉजिटिव है। तो इससे कैसे बनाएंगे देखना। डेल टी, इस डेल पी को, ये माइनस डेल पी है, इसको नीचे गिरा दो, इधर लेके आ जाओ, इधर इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये नीचे गिर रहा है तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये डेल वी ऊपर जाएगा मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल वी बाई डेल एस। ये आपकी सेकंड बन गई। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से। अब कांस्टेंट कैसे लगाएंगे? डेल टी बाई डेल पी। कांस्टेंट कैसे लगाएंगे? ये एस इधर चिपका दो, ये पी इधर चिपका दो। दिस इज सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। समझ में आ रही है बात? दिस इज सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। अब जो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन बनेगा वो फर्स्ट से ही बन जाएगा। कैसे? इंटरचेंज कर दो। इसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, इसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। देखो कैसे बनेगा। इंटरचेंज करो, डेल वी ऊपर चला गया, डेल टी आ गया नीचे, और यहाँ पे डेल एस ऊपर चला जाएगा और डेल पी आ जाएगा नीचे। नेगेटिव साइन यहाँ पे है। ये थर्ड बन गया। कांस्टेंट, ये पी इधर, ये टी इधर। ऐसे ही फोर्थ, फोर्थ इसको इंटरचेंज कर दो, पी ऊपर टी नीचे, डेल पी बाई डेल टी। ठीक है। यहाँ पे ये डेल एस बाई डेल वी। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट, ये वी इधर और ये टी इधर। ये आपकी मैक्सवेल की चारों रिलेशन बन गया। समझ में आई बात? ये आपके मैक्सवेल के चारों रिलेशन बन गए हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये चारों रिलेशन याद हुए? बस एक चीज ध्यान रखो, क्या? टीवी के पास मत जाना, नेगेटिव। टीवी के पास नहीं जाना है, नेगेटिव। तो टीवी के पास नहीं जाना है। कांस्टेंट मैंने बताई दिया कैसे है। दूसरी में क्या करेंगे? इस पी को नीचे लेके आएंगे और इस वी को ऊपर। तो जब ये नीचे गिरेगा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे उसको, और जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सेकंड। थर्ड में क्या? इंटरचेंज कर देना इन रिलेशंस को। थर्ड में फर्स्ट को इंटरचेंज कर दो और फोर्थ में सेकंड को इंटरचेंज कर दो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलिए। हाँ जी, समझ में आया? यस, वेरी गुड। तो डियर ये अपने चार मैक्सवेल रिलेशन थे। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टीडीएस इक्वेशंस। दो टीडीएस इक्वेशन अपन डिराइव करेंगे, देखिएगा ध्यान से। टीडीएस इक्वेशन। देखो जब मैंने आपको एंट्रोपी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे एंट्रोपी कैलकुलेट करना बताया था आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस की एंट्रोपी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? सीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड था। किसके लिए वैलिड था? सिर्फ सिर्फ आइडियल गैस के। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक ऐसी रिलेशन निकालनी है, क्या करना है यहाँ पे? एंट्रोपी का एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो हर जगह वैलिड हो। एंट्रोपी का एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो हर जगह वैलिड हो, मतलब आइडियल गैस पे भी वैलिड हो और रियल गैस पे भी वैलिड हो। तो वो कैसे निकालेंगे? यार यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो एंट्रोपी है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब देखो, अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो ये इक्वेशन तो हर जगह वैलिड है। एंट्रोपी टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन थोड़ी ना लिख रहा हूं।
मैंने क्या बोला कि एंट्रोपी टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। रियल गैस में भी टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, आइडियल में भी डिपेंड करेगा। इक्वेशन दोनों में अलग अलग होगी, रियल गैस के केस में इक्वेशन अलग होगी, आइडियल के केस में इक्वेशन अलग होगी, लेकिन फंक्शन मतलब डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड तो टेम्परेचर वॉल्यूम पे करेगा। तो अगर मैं ये लिखता हूं ना, इसको मैं हटा दूं और सिर्फ ये लिख दूं कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो ये रिलेशन, ये जो फंक्शन है, ये आपका हर जगह वैलिड हो जाएगा, आइडियल के लिए भी और रियल के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहां पे अपन ने सिर्फ इक्वेशन नहीं लिखी है, अपन ने फंक्शन लिखा है, फंक्शन लिखा है, तो ये फंक्शन आइडियल में भी वैलिड है और रियल में भी वैलिड है। चाहे आप एंट्रोपी निकालें रियल के लिए, चाहे आप निकालें आइडियल के लिए, तो जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन आएगा वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। हाँ, इक्वेशन दोनों में अलग अलग होगी, लेकिन फंक्शन तो यही होगा। तो यहां से मैं अब एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा। अब ध्यान से समझना, जो एक्सप्रेशन मैं डिराइव कर रहा हूं सेम टू सेम नेक्स्ट एक्सप्रेशन डिराइव होगा, तो मैं उसको डिराइव नहीं करके दिखाऊंगा। इसको ध्यान से समझ लो। अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिखने का एक तरीका होता है, ds इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल एस बाई डेल वी इंटू डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, भाई ये फादर है, इनके दो सन है, तो प्रॉपर्टी दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। ये फादर है, इनके दो सन है, तो प्रॉपर्टी दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इस फंक्शन को लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने। अब मेरे को डिराइव क्या करनी है? टीडीएस इक्वेशन। तो दोनों साइड में टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो टीडीएस बनेगा। तो टीडीएस इक्वल टू टी इंटू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस टी इंटू डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू टीवी। बोलो, क्या ये बात समझ में आई है आपके? क्या ये बात क्लियर हुई आपके? अब डियर ध्यान दीजिए, आपने टीएस डायग्राम, जब आपने टीएस डायग्राम बनाना सीखा था एंट्रोपी वाले चैप्टर में, तो अपन ने टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व का स्लोप निकाला था, टी बाई सीवी आया था, अगर आपको याद हो। क्या निकाला था? अपन ने निकाला था डी टी बाई डी एस, दैट इज टी बाई सीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल टी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप प्रोसेस यहां पे लगा देते हो तो पार्शियल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, जब एंट्रोपी वाला चैप्टर पढ़ा था। ये कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप था, और कांस्टेंट प्रेशर का क्या था? टी बाई सीपी, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन क्या आई? डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वी दैट इज इक्वल टू टी बाई सीवी। ठीक है बच्चों, टी बाई सीवी। यहां पे अपने को चाहिए डी टी बाई डी एस, उल्टा चाहिए ना, यहाँ पे डी टी बाई डी एस है और ये डी एस बाई डी टी चाहिए, तो डी एस बाई डी टी डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या हो जाएगा? सीवी बाई टी। तो ये तो सोल्व हो गया, दैट इज सीवी बाई टी। अब इसको कैसे सोल्व करें? एक काम करते हैं, मैक्सवेल का रिलेशन यूज करते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि एंट्रोपी वॉल्यूम कर्व का स्लोप कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और एंट्रोपी वॉल्यूम कर्व ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है अपन ने। अपन ने पीवी कर्व बनाया, टीएस कर्व बनाया, एचएस बनाया, जब मैंने प्योर सब्सटेंस पढ़ाया था तो एचएस, बहुत सारे कर्व बनाए थे, लेकिन एंट्रोपी वॉल्यूम कर्व नहीं बनाया। तो अब इसको रिप्लेस करो, तो कौन सा मैक्सवेल रिलेशन है, याद करो, टीटीएसवी, फोर्थ वाला। अभी आपको याद नहीं होगा, जब मैं इक्वेशंस मैंने बताई है तरीका, उसको आप लिख के देखना, है ना, उसी तरीके से अपने हाथ से प्रैक्टिस करना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे कांस्टेंट v और यहाँ पे कांस्टेंट t। तो देखो, ds बाई dv एट कांस्टेंट t को मैं लिख सकता हूँ dp बाई dt एट कांस्टेंट v, और pt कर्व तो अपन ने बनाया था, तो ds बाई dv को अपन लिख सकते हैं dp बाई dt एट कांस्टेंट v। तो इसकी जगह तो मैं ये लिख दूंगा, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा cv बाई t। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, t इंटू दिस इज cv इंटू dt टी इंटू दिस, दिस इसको लिख देंगे ये डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और बाहर मल्टीप्लाई में है डी। आपके पास टीडीएस इक्वेशन क्या आ गई? टी उड़ गया, दिस इज सीवी डी टी प्लस टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डीवी। दिस इज द इक्वेशन। ये आपके पास टीडीएस इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन कहां वैलिड है? ये इक्वेशन आपका एनी गैस, किसी भी गैस के लिए वैलिड है।
अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि सर गैस के लिए क्यों, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्यों वैलिड नहीं है। आपने तो सिर्फ ये लिखा कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, और आपने बीच में कोई एजम्पशन भी यूज नहीं करा। तो एंट्रोपी टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन तो सॉलिड और लिक्विड के केस में भी हो सकता है भाई, सॉलिड के केस में भी एंट्रोपी निकाली थी, लिक्विड के केस में भी निकाली थी, तो वहां भी तो हो सकता है। यार एक बात ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में सीवी आ रहा है, और सीपी और सीवी दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैस। सॉलिड और लिक्विड के केस में सीपी सीवी नहीं होता है, क्योंकि अपन ने बात करी थी सॉलिड और लिक्विड के केस में सीपी और सीवी एक ही होते हैं, इक्वल होते हैं, एक ही, अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे सीवी आ रहा है, अगले एक्सप्रेशन में सीपी आएगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये सॉलिड और लिक्विड के केस में तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सीवी और सीपी अगर आ रहा है तो वो सॉलिड लिक्विड के लिए तो नहीं है, वो सिर्फ गैस के लिए है। तो गैस यहाँ पे रियल भी हो सकती है, एनी गैस का मतलब रियल भी हो सकती है और आइडियल भी हो सकती है। गैस यहाँ पे रियल भी पॉसिबल है और आइडियल भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास एंट्रोपी कैलकुलेट करने का एक एक्सप्रेशन आ गया, जो अपन ने लिखा था S2 माइनस S1 इक्वल टू CV ln T2 बाई T1 माइनस प्लस R ln V2 बाई V1, वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए था। लेकिन ये आइडियल के लिए भी है, रियल के लिए भी है, कोई भी गैस आ जाए आप ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। क्लियर हुई बात? बोलिए, इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, रिप्लाई करो, क्या ये बात समझ में आई है आपको? यस? अब देखिए डियर, ऐसे ही ये जो मैंने इक्वेशन डिराइव करी है, ये जो मैंने इक्वेशन डिराइव करी है, इसमें मैंने लिया है एंट्रोपी फंक्शन टेम्परेचर वॉल्यूम का। अब ऐसे ही मैं ले लूं एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। आइडियल गैस में एंट्रोपी कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला टेम्परेचर प्रेशर वाला ही तो था, सीपी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन। तो ऐसे जैसे सेम ऐसे सोल्व करा है अभी पिछला वाला, सेम ये सोल्व होगा, और यहां से जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट इज टी डी एस इंटू सीपी डी टी माइनस टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कंस्टेंट पी इंटू डीपी। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। जैसा मैंने ये वाला सोल्व करा है, आप घर जाके इसको सोल्व करना ऐसी यहाँ पे ये जो इक्वेशन फाइनल रिजल्ट आया है, उसकी जगह फाइनल रिजल्ट इस बार ये आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन में नहीं करा रहा क्योंकि सेम डेरिवेशन है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये आपका सेकंड टीडीएस इक्वेशन हो गया। तो पहला टीडीएस इक्वेशन क्या था वो भी यहीं लिख लेते हैं, टीडीएस इक्वल टू सीवी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डीवी। ये आपका फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन था, ये आपका सेकंड टीडीएस इक्वेशन है, और ये दोनों टीडीएस इक्वेशन वैलिड फॉर एनी गैस। गैस मींस मे बी रियल एंड आइडियल। गैस आपका रियल भी हो सकता है और आइडियल भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुई? बताइए जरा। बोलो बच्चों। यस? देखो डियर, आप एक काम करना, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9782175527। बसंत गुप्ता। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना अपना नेम और कॉलेज, अपना नेम और कॉलेज लिख के भेजना। मैं आपको थर्मोडाइनमिक्स के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। एक्चुअल में ये जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ ये रैंक इम्प्रूवमेंट बैच के हैं, जिसमें मैंने अभी जस्ट थर्मोडाइनमिक्स खत्म करा था अभी 1 डेढ़ महीने पहले। तो लगभग 72 आवर्स के आसपास मैंने उसमें पढ़ाया था। अब अपने पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेड था, अपने को लगभग आज शायद 17 या 18th क्लास है अपनी, है ना, लगभग 35-36 घंटे या 40 घंटे के आसपास अपने को मिले हैं, थोड़ा टाइम लिमिटेड मिला है अपने को। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपके सारे कवर करा दिए। अब बात आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गेट में तो सारे न्यूमेरिकल ही आएंगे, कोई भी एग्जाम दोगे आप तो आप उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे कहां से? एक तो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है,
गेट के वो, और मैं आपको नोट्स दे दूंगा। तो आप मेरे नोट्स देखना, क्योंकि वहां पे मैंने 72 आवर्स पढ़ा है, तो काफी सारे क्वेश्चंस उस नोट्स में सोल्व करा रखे हैं, है ना। तो वो अब आपको फिर क्या है, अब अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहेंगे। एक स्टूडेंट से मैंने मंगाए थे अपने नोट्स, तो एक प्रॉपर नोट्स रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप थर्मो रिवाइज करेंगे तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो झंझट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो और सीधा क्वेश्चन लगाओ। दूसरी बात, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग मेरे पास थर्मो के 250-300 नए क्वेश्चंस पड़े हैं जो टाइप्ड हैं, तो अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अब नोट्स ये जो है, ये नोट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ताकि आपको नोट्स बार बार में लिखने की समस्या जो है वो खत्म हो जानी है ना। तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, जिन जिन बच्चों को नोट्स चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर देना पर्सनली, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपका ये लिखने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपके पास नोट्स रहेंगे, लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो और सीधे क्वेश्चंस लगाओ। क्लियर? बोलो। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए मेरे से तो आप बताओ, मैं मेरे पास अगर मेरा होगा कुछ तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। हाँ जी, स्टडी से रिलेटेड, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइए। आप बोल सकते हो, क्योंकि ब्लूटूथ वाला फोन है तो मेरे को सुन जाएगा, आप बोल सकते हो। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? बताइए। कंटिन्यू करें? अरे बोल दो भाई। आप तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अटेंडेंस लगाने के चक्कर में आए हैं बस। वही बात है क्या? हाँ, चलो। तो ये दो टीडीएस इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो इन दो टीडीएस इक्वेशन से अपन एक और इक्वेशन डेराइव करेंगे। अपनी दो टीडीएस इक्वेशन क्या हुई? टीडीएस इक्वल टू, अपनी पहली इक्वेशन है सीवी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डीवी। और दूसरी टीडीएस इक्वेशन क्या है? सीपी डी टी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डीपी। ये दो टीडीएस इक्वेशन है, दोनों ही टीडीएस के बराबर है तो दोनों इक्वल होंगी। अब यहां से अपन सीपी और सीवी का एक रिलेशन निकालेंगे। याद है जब अपन ने आइडियल गैस के लिए सीपी सीवी का एक रिलेशन पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। लेकिन ये सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस, इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। तो आपके पास रियल गैस आ गया, तो फिर सीपी सीवी का एक्सप्रेशन क्या होगा? क्योंकि सीपी माइनस सीवी तो सिर्फ इक्वल टू आर तो सिर्फ आइडियल के लिए वैलिड है। तो अगर आप रियल गैस आ गया तो फिर सीपी सीवी का फंक्शन क्या होगा? और ये अपन ने सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर इसको प्रूव भी करना है। दूसरा ये भी पता करना है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो ये सारी रिलेशंस, ये सारी चीजें जो हैं इस इक्वेशन से कंप्लीट हो जाएंगी। अपन यहाँ से सीपी और सीवी का रिलेशन निकालेंगे, जो कि आइडियल के लिए भी वैलिड होगा, रियल के लिए भी वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये इक्वेशन का रियल या आइडियल दोनों पे वैलिड है। ये इक्वेशन का गैस के लिए कोई एजम्पशन नहीं है, कोई भी गैस हो, चाहे वो रियल हो चाहे आइडियल, दोनों जगह वैलिड है। तो अब एक काम करते हैं, देखो सीपीडीटी है, इस सीवी को इधर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा? सीपी माइनस सीवी इंटू डी टी इक्वल टू, ये टर्म है टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डीवी, प्लस ये माइनस आके इधर आके प्लस हो जाएगा टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डीपी, कॉन्स्टेंट पी इंटू डीपी। तो यहां से आपके पास सीपी माइनस सीवी क्या आ गया? डीटी निकाल लेते हैं, सीपी माइनस सीवी को डिवाइड कर दो तो टी अपॉन सीपी माइनस सीवी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डीवी प्लस टी अपॉन सीपी माइनस सीवी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डीपी। ये रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चों, डी टी इक्वल टू, ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ध्यान से समझना, जैसे मैं डेरिवेशन करा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आगे जाके समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो यहां से मैंने लिख दिया टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब इसको फिर से वही लिख दो कि एक फादर के दो सन है, तो प्रॉपर्टी आधी आधी हो जाएगी। तो डेल टी इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी इंटू डीवी प्लस डेल टी बाई डेल पी इंटू डीपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
अब डियर देखो, ये dt इसके बराबर है और ये भी dt के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि dv का यहां से जो कोफिशिएंट आएगा और यहां से जो कोफिशिएंट आएगा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि राइट साइड वाली टर्म इक्वल है तो लेफ्ट साइड वाली टर्म भी इक्वल होगी। तो अपन इन कोफिशिएंट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही dp का यहां से जो कोफिशिएंट आएगा और यहां से जो आएगा वो इक्वल होगा। तो कोई भी कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, या तो dv वाला या फिर dp वाला, कोई भी एक कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। मान लीजिए कि आप dv वाला कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो यहां से क्या मिला, देखो dv dv, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट p इक्वल टू t अपॉन cp माइनस cv इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। ये आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? दिस डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट p इक्वल टू दिस t बाई cp माइनस cp बाई डेल टी एट कांस्टेंट v। ठीक है, यहां से cp माइनस cv क्या हो गया, cp माइनस cv, इसको इधर लेके जाओ और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इंटू ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट t। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आई, cp माइनस cv इक्वल टू दिस। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं। दिस इज cp माइनस cv इक्वल टू t इंटू p by t at constant v, p by t at constant v into v by t at constant p, v by t at constant p। तो कुछ चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अब ये रिलेशन मैं फिर से यूज कर रहा हूं, कौन सा, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। और इस बार मैंने सेकंड थ्योरम आपको क्या पढ़ाई थी, इज द फंक्शन थी, तो इसके हिसाब से मैं सेकंड थ्योरम यूज करते हुए लिखूंगा। तो सेकंड थ्योरम ये थी, तो इसको अपन ने कैसे लिखा था, डेल एक्स बाई डेल वाई एट कांस्टेंट जेड, डेल वाई बाई डेल जेड एट कांस्टेंट वाई, इस तरीके से लिखा था, इक्वल टू -1। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखो, डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू -1। समझ में आ रही है बात? अब ये जो है p बाई टी एट कॉन्स्टेंट v, इसको मैं इधर लेके चला जाता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा देखना, p बाई टी, भाई ये p बाई टी एट कॉन्स्टेंट v है ना, तो एक काम करो, p बाई टी एट कॉन्स्टेंट v का वैल्यू निकालना, यहां से p बाई टी एट कॉन्स्टेंट v, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये दोनों टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल p बाई डेल v एट कॉन्स्टेंट t, माइनस साइन आएगा, इंटू डेल v बाई डेल t एट कॉन्स्टेंट t, यही आएगा। भाई इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों टर्म इधर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा p बाई वी एट कॉन्स्टेंट टी और ये हो जाएगा v बाई टी एट कॉन्स्टेंट टी। अब इसको इसको आप इससे रिप्लेस कर दो, तो cp माइनस cv, t तो है ऑलरेडी, t ऑलरेडी है, अब इसकी जगह क्या लिखना है, ये, तो माइनस साइन मैं यहां लगा देता हूं और ये क्या बन जाएगा, p बाई वी एट कॉन्स्टेंट t इंटू v बाई टी एट कॉन्स्टेंट t। इसकी वैल्यू मैंने रख दी और बचा ये भी रख दो, तो ये और ये सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द cp माइनस cv रिलेशन। ये आपका cp cv रिलेशन आया। क्या रिलेशन आया, cp माइनस cv इक्वल टू माइनस t बाई v एट कांस्टेंट t का होल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। देखो ये इक्वेशन है, p बाई v बाई t का होल स्क्वायर। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां से बहुत सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं। देखिए एक चीज को प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये प्रूव करते हैं, आपको हमें ये चीज पता है कि cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन cv। इसको मैंने आपको सेकंड चैप्टर में प्रूव करवाया था, वो मैंने कॉन्सेप्ट वाइज प्रूव कराया था। थ्योरेटिकली अपन ने देखा था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना के कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करी थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये प्रूव करा था। अब मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूव दैट cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन cv फॉर एनी गैस। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, एनी गैस। क्या आपको cp माइनस cv इक्वल टू r दिख रहा है, नहीं ना, तो ये किसी भी गैस के लिए वैलिड है गैस के लिए, क्योंकि cp cv r है। अगर आप इसको आइडियल गैस के लिए सोल्व करेंगे ना, आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू निकालेंगे तो ये r के बराबर आ जाएगी।
तो ये एक सीपी और सीवी का एक ऐसा रिलेशन आ गया जो आइडियल गैस के लिए भी वैलिड होगा और रियल गैस के लिए भी वैलिड होगा, है ना। अब अपने को एक चीज पता है कि सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है, चाहे गैस आइडियल हो चाहे रियल हो। मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया था 15 नंबर का कि प्रूव दैट सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी फॉर एनी गैस। तो मैथमेटिकली अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे भाई, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सोल्व करेंगे ना, इतना बड़ा ऐसे तो ना 2 लाइन लिख के आ जाएंगे, नंबर ही नहीं देगा आपको। हाँ, 2 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो अपन उसको थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करी, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन 15 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए प्रूव करते हैं कि सीपी क्या सीवी से बड़ा है, तो यहां तक आगे। अब देखिए, ये माइनस साइन है। टेम्परेचर क्या होता है हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन में, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये टर्म का स्क्वायर हो रखा है, क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है। तो अगर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी नेगेटिव भी हुआ तो उसका स्क्वायर होगा, तो उस वजह से ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। अब ये टर्म क्या आएगी, कोई बता सकता है ये टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखो ध्यान से, क्या बता रहा है, पीवी कर्व। आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं, ये बताना चाह रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को याद करो, जब मैंने आपको समझाया था कि गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो जब आप हीट सप्लाई करोगे तो एक्सपेंशन होगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो रिजेक्शन होगा। तो डियर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब मैं एक्सपेंशन करवाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और इंक्रीज करने का मतलब अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब हमेशा पी बाई वी कर्व का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। भाई डेल पी अगर पॉजिटिव है तो डेल वी नेगेटिव, यहाँ पे डेल पी नेगेटिव है तो डेल वी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। अब देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव, मीन सीपी माइनस सीवी इज ग्रेटर देन जीरो। क्या आ गया, सीपी माइनस सीवी क्या आ गया, पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन जीरो। तो क्या प्रूव हो गया, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। हुआ प्रूव कि नहीं हुआ, बोलो। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई कि सीपी का वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ा ही होगा। क्या, सीपी का वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ा ही होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। समझ में आ गई बात। यस। दूसरी चीज देखो, मैं रिलेशन फिर से लिख रहा हूं, माइनस टी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, रिलेशन यहीं पे याद हो जाएंगे। पी बाई वी एट कांस्टेंट टी, वी बाई टी एट कांस्टेंट पी का होल स्क्वायर, ये अपना सीपी-सीवी रिलेशन है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर सीपी इक्वल टू सीवी फॉर एनी गैस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस टेम्परेचर पे सीपी और सीवी बराबर होंगे, कोई बता सकता है। रिलेशन देखो ध्यान से, बताओ किस टेम्परेचर पे सीपी और सीवी बराबर होंगे, गैसेस की बात कर रहा है वो। एट व्हाट टेम्परेचर सीपी एंड सीवी विल बी इक्वल, बताएगा कोई, बताओ किस टेम्परेचर पे सीपी और सीवी बराबर होंगे, सोचो। नहीं बता पा रहे, अरे भैया ये इक्वेशन देखो, अगर मैं टी को 0 केल्विन, केल्विन में है ना, अगर मैं 0 केल्विन लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू 0। टेम्परेचर अगर मैं 0 केल्विन लिख दूं, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में ही है, तो सीपी माइनस सीवी क्या हो गया, 0। सीपी और सीवी बराबर। और अपने ये भी पता है कि 0 केल्विन पॉसिबल नहीं अचीव करना। 0 केल्विन क्या अपन अचीव कर सकते हैं, प्रूव कर रखा है मैंने, नहीं। इसका मतलब गैस के लिए कभी भी सीपी और सीवी बराबर नहीं हो सकते, गैस के लिए कभी भी सीपी और सीवी बराबर नहीं हो सकते, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा ही होगा। इज इट क्लियर। या इस क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट चेंज करूं तो ऐसे भी पूछ सकता हूं कि एट विच टेम्परेचर गामा ऑफ गैस इक्वल टू 1।
किस टेम्परेचर पे गामा जो है वो 1 होगा। अब देखो गामा क्या होता है, गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी, और ये 1 कब होगा, जब सीपी और सीवी बराबर होंगे, तो गामा क्या हो जाएगा 1। और ये बराबर कब होंगे, जब टेम्परेचर क्या होगा 0 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन रख दोगे तो गामा ऑफ गैस क्या हो जाएगा डियर 1। गामा ऑफ गैस क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें प्रूव करके बता दी कि व्हाट इज सीपी सीवी रिलेशन फॉर एनी गैस, गामा ऑफ गैस 1 कब होगा, सीपी इक्वल टू सीवी कब होगा, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। ये सारी चीजें अपन ने यहां से प्रूव कर ली। क्लियर हो गया, बोलिए। अब डियर सीपी और सीवी का एक और रिलेशन होता है, सीपी और सीवी का एक और रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है, एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू टीवी बीटा स्क्वायर बाई के टी। 15 मार्क्स का, यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है, अब बीटा और केटी का आपको पता ही नहीं है। तो पहले तो ये पढ़ो कि बीटा क्या होता है, केटी क्या होता है, फिर इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा की। बीटा क्या बोलते हैं डियर, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी बीटा। ये डियर क्या बताता है, दिस इज 1/v डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये होता है बीटा। मींस ये आपको बताना क्या चाह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, या कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि रूम है, रूम के अंदर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आपने रूम को गर्म करना स्टार्ट कर दिया, आग लगा दी रूम में, तो एयर क्या हो गई, गर्म होने लगी। तो कांस्टेंट प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप गर्म करोगे एयर को तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके वॉल्यूम में कैसे चेंज आएगा, ये रिप्रेजेंट करता है बीटा। बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके वॉल्यूम में किस तरीके से चेंज होगा, ये बीटा रिप्रेजेंट करता है। ऐसी दूसरी टर्म होती है केटी, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। केटी को बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। देखो यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये कंप्रेशन है इसीलिए नेगेटिव आ जाएगा। 1/v, इसको जस्ट उल्टा कर दो, पी को अंदर लिया और टी को बाहर, डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ये बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम में कैसे चेंज होगा, मतलब आइसोथर्मली अपन कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। अब बीटा और केटी पता चल गया, अपने को ये प्रूव करना है, तो अभी अपन ने सीपी और सीवी का रिलेशन पढ़ा, क्या है, माइनस टी पी बाई वी एट कांस्टेंट टी इंटू वी बाई टी एट कांस्टेंट पी का होल स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब यहां से अगर मैं डीपी बाई डीवी और डीवी बाई डीटी का वैल्यू निकाल लूं और बीटा और केटी के फॉर्म में रख दूं तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो पहले तो देखो पी बाई एट कांस्टेंट टी का वैल्यू यहां से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, पी बाई वी एट कांस्टेंट टी दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई के टी टू वी आ गया, और v बाई टी एट कांस्टेंट p यहां से आ रहा है, तो v बाई टी एट कांस्टेंट p ये कितना हो जाएगा बेटा, बीटा इंटू p। ये दोनों रिलेशन उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आपका रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो cp माइनस cv इक्वल टू माइनस t इंटू दिस इज माइनस 1 बाई के टी इंटू वी, एंड दिस इज दिस बीटा v स्क्वायर है इसका, तो बीटा v का स्क्वायर हो गया, बीटा वी का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लो इसको, माइनस माइनस प्लस, तो टी बाई के टी इंटू वी, और ऊपर बन गया बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर। यस, अब देखो स्क्वायर से ये उड़ गया, ये क्या बन गया, टी वी बीटा स्क्वायर, और नीचे आ गया के टी, हो गया प्रूफ। तो सीपी माइनस सीवी का दूसरा एक फॉर्म है टीवी बीटा स्क्वायर बाई के टी। ये भी कहां वैलिड है, एनी गैस। क्यों,
क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोई भी एजम्पशन यूज करा ही नहीं, इसी से सोल्व करा है। एंड दिस इक्वेशन वैलिड फॉर एनी गैस। तो सीपी माइनस सीवी के दो रिलेशन मैंने आपको बता दी। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? बताओ बच्चों। ठीक है? यस। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, दैट इज एनर्जी इक्वेशन। डियर, मैंने आपको जब फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, फर्स्ट लॉ में जब मैं क्लोज सिस्टम में हीट के एक्सप्रेशन निकाल रहा था, तो मैंने आपको 6 रिजल्ट बताए थे डायरेक्ट, और ये बोला था उस टाइम पे, ये प्रॉमिस करा था कि इनको लास्ट चैप्टर में प्रूव करूंगा। कौन कौन से रिलेशन थे? डी यू इक्वल टू एम सी वी डी टी is valid for ideal gas for any process. Du equal to mCvDT is valid for real gas for constant volume only. U is the function of temperature for ideal gas only. ऐसे ही एंथैल्पी के थे, dH equal to mCpDT for ideal gas for any process. dH equal to mCpDT for real gas at constant pressure only. And H is the function of temperature for ideal gas. ये 6 रिलेशन मैंने वहां पे बताए थे, अब मैं इनको प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो पहले मैं इंटरनल एनर्जी वाले तीनों रिलेशन प्रूव करूंगा। जो डेरिवेशन है सेम वैसे ही एंथैल्पी का होगा, तो ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन। और जब ये चीजें अपन ये रिलेशंस प्रूव करेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, उनको भी अपन देखेंगे। देखो, एनर्जी इक्वेशन, मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस टीवी। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने यही इक्वेशन क्यों यूज करी? तो डियर, मैंने बोला ना, मैं पहले इंटरनल एनर्जी के प्रूव कर रहा हूँ, फिर एंथैल्पी के प्रूव करेंगे तो सेकंड टीडीएस इक्वेशन ले लेंगे। अब आपके दिमाग में सीधा सा यही कॉन्सेप्ट आता है कि सर जब आप कुछ भी लिख रहे हैं तब आप ये इक्वेशन से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन का कोई एजम्पशन नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? यहां से डी यू क्या आ गया? देखो, डी यू को मैं लिख सकता हूँ टीडीएस माइनस पीडीवी, देख सकते हैं? ये इक्वेशन जो है ये हर जगह वैलिड है, ठीक है? अभी अपन ने टीडीएस इक्वेशन निकाली जो गैसेस के लिए वैलिड है, दैट इज सीवीडीटी फर्स्ट इक्वेशन इनटू टी del p by del t at constant v into dv. दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर गैस। तो इस टीडीएस की जगह ये पुट कर दो, तो du इक्वल टू क्या आ जाएगा? cvdt प्लस t del p by del t at constant v into dv। इसकी जगह ये आ गया माइनस pdv, है ना? तो यहां से du क्या आ जाएगा डियर? cvdt प्लस dv dv कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा? t इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v माइनस p इंटू dv। अब ये इक्वेशन को बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन, इसको अपन बोलेंगे एनर्जी इक्वेशन। कहां वैलिड है ये इक्वेशन? इट इज वैलिड फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस। गैस के लिए क्यों? क्योंकि सीवीसीपी आ रहा है, क्योंकि अपन ने ये इक्वेशन यूज करी और ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। और अपने ये जो रिजल्ट्स हैं, यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यू इक्वल टू सीवीडीटी, ये सब गैसेस के लिए ही है, आइडियल गैस या रियल गैस, है ना? तो इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं क्या? एनर्जी इक्वेशन। अब मैं प्रूव करता हूं, यहां से ध्यान से समझना। सबसे पहले करना है फॉर एनी गैस, लेट एनी गैस अंडरगो constant वॉल्यूम प्रोसेस। एनी गैस मींस आइडियल या रियल, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है मान लो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या? जीरो। तो डीवी जीरो, तो डीवी जीरो, तो ये टर्म जीरो, तो बचा क्या? तो यार आपके पास क्या रिलेशन आया? आपको क्या पता चला यहां से कि अगर मैं किसी, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो रियल हो, अगर डी यू सीवीडीटी में लगाता हूं तो वो सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वैलिड है। और मैंने आपको यही बताया था कि रियल गैस के लिए अगर आप डी यू सीवीडीटी लिखते हो तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ही वैलिड है। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये प्रूव हो गया यहां से, मींस डी यू इक्वल टू सीवीडीटी इज वैलिड फॉर एनी गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब आइडियल गैस की बात करते हैं। जब अपन आइडियल गैस की बात करेंगे तो डी यू सीवीडीटी हर जगह वैलिड होगा, प्रोसेस का लिमिटेशन नहीं होगा।
जैसे रियल गैस में डी यू सीवी डी टी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस का लिमिटेशन है क्या, कि ये सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वैलिड है। लेकिन आइडियल गैस में प्रोसेस का लिमिटेशन नहीं होता है, अपने को पता है हर प्रोसेस में लगा सकते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अपने पास डी यू का वैल्यू क्या आ रहा है, ये है ना डी, दैट इज सीवी डी टी, सीवी डी टी प्लस टी इंटू पी बाई टी एट कॉन्स्टेंट वी, पी बाई टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी इंटू डी, यही है, पी बाई टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी इंटू डी। अब मैं सोल्व करना चाहता हूं आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए ये टर्म जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि तभी तो डी यू सी वी डी टी आएगा, और ये टर्म जीरो होगी कैसे, देखो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, पीवी इक्वल टू, फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं आर टी। मेरे को क्या निकालना है, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी निकालना है। तो यहां से लिख दूंगा पी इक्वल टू आर बाई वी इंटू टी। अगर कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डीपी इक्वल टू आर बाई वी इंटू डी टी। तो यहां से मैं इसको डीपी बाई डी टी लिख दूं, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी दैट इज आर बाई वी। तो अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं बेटा, तो ये किसके बराबर होगा, आर बाई वी के बराबर। अब यहाँ पे रिलेशन पुट करो, तो डी यू इक्वल टू सीवी डी टी प्लस टी आर बाई वी माइनस पी इंटू डी टी। देखो ध्यान से, टी आर बाई वी, आर टी बाई वी पी के बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर, पी, और पी माइनस पी जीरो, मीन्स डी यू इक्वल टू सी वी डी टी। अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करता हूं तो डी यू सी वी डी टी है। क्या मैंने यहां पे प्रोसेस का लिमिटेशन लगाया, कोई नहीं, मीन्स डी यू इक्वल टू सी वी डी टी वैलिड फॉर आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस। इज इट क्लियर। तो दो चीजें प्रूव हो गई, डी यू इक्वल टू सीवी डी टी अगर रियल गैस के लिए लगाते हैं तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ही लगेगा सिर्फ, और डी यू इक्वल टू सीवी डी टी अगर आप आइडियल के लिए लगाते हो तो चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो आप लगा सकते हैं। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। अब एक और चीज प्रूव करनी है, क्या, कि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। देखो ये चैप्टर मैथमेटिक्स ही है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि इसका मेजर पोर्शन मैथमेटिक्स ही है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत कम है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये कंफर्म है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं डेरिवेशंस वगैरह करा रहा हूँ इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, कोशिश करो, पहली बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इसको समझो, कोशिश करो, और फिर घर जाके अपने हाथ से इन सारे डेरिवेशंस को करके देखना। नोट्स के लिए मैंने आपको बोल ही दिया, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करने, नंबर मैंने दे दिया, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है ना। तो आप इन डेरिवेशंस को अपने हाथ से सोल्व करके देखना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट रिलेशन प्रूव करूंगा, दो तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिए। अब इंटरनल एनर्जी का एक और रिलेशन है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए मैं फिर से ये इक्वेशन यूज कर लेता हूं डी यू वाली, दैट इज डी यू इक्वल टू सीवी डी टी प्लस टी इंटू पी बाई टी एट कॉन्स्टेंट वी, पी बाई टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी इंटू टी वी, यही है, यस, ठीक है। यहां से देखो ध्यान से, अपन ये लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसको वही फादर दो सन प्रॉपर्टी आधी आधी कर दो, कैसे लिखेंगे, डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस डेल यू बाई डेल वी इंटू डी वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब ये डी यू है, ये भी डी यू है, तो राइट साइड वाली टर्म भी इक्वल होगी, तो डी टी का कोफिशिएंट और डीवी का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो।
तो dt का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आया, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इक्वल टू सी वी। ये रिजल्ट बहुत बार एग्जाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होता है। ऑप्शन दे देगा सीपी, सीवी, सीपी माइनस सीवी, आर, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो ये याद रखनी है, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू सीवी। किसके लिए? फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, आइडियल, रियल, सबके लिए। दूसरी बात, डीवी का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, दैट इज इक्वल टू दिस, एंड दिस टर्म इज टी इनटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी। अपने को किसके लिए प्रूव करना है? आइडियल गैस के लिए। अभी तक तो अपने को ये assumption नहीं लिया, अब मैं assumption ले रहा हूं आइडियल गैस। डियर, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो ये टर्म क्या है, जीरो। देखो अभी निकाली थी, ये रही ये टर्म क्या आई है, जीरो के बराबर। तो आइडियल गैस के लिए ये टर्म क्या हो गई, जीरो। तो मैं बात करूं कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब निकलता है? डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो, जीरो क्या मतलब निकलता है इसका? इसका मतलब ये है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। मतलब आपका डीवी अगर मान लो ये 100 भी हो सकता है, 0/10, 0/300, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। भाई वॉल्यूम में तो कुछ भी चेंज आ रहा है लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। यस और नो? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम से डिपेंडेंट नहीं है आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो अपने पास एक रिजल्ट आ गया क्या, कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। प्रूव क्या करना है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस के लिए। तो अगर ये प्रूव हो गया कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? नहीं बोल सकता अभी भी, क्योंकि प्रेशर भी तो है। तो जैसे आपने ये प्रूव कराया कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वैसे ही आप ये भी प्रूव करो कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती। तब जाके अपन बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अभी नहीं बोल सकते। अभी तो अपने पास सिर्फ यही पता चला है कि फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन अभी प्रेशर भी बचा हुआ है, टेम्परेचर भी बचा हुआ है। तो अपने को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तभी अपन बोल सकते हैं कि इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो अब अपन सेकंड वाला प्रूव करेंगे, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑल्सो। और उसको प्रूव करने के लिए देखिए, अपन ये बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे, इन तीनों पर डिपेंड करेगी। अब इन तीनों में से किस किस पे डिपेंड करेगी ये अपने को देखना है। तो वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं कर रही, ये तो प्रूव हो गया। अब ये भी प्रूव करेंगे कि प्रेशर पे भी डिपेंड ना करे, तो जाके अपन बोलेंगे कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी। तो अगर मैं बोलूं कि यू इज द फंक्शन ऑफ दिस, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं ये भी लिख सकता हूं कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल प्रेशर और वॉल्यूम, ये भी तो लिख सकता हूं। यस और नो? अगर यू टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है तो टेम्परेचर भी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम का फंक्शन होगा। अब थर्ड थ्योरम जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, दैट इज इफ, और सेकंड थ्योरम, इफ एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, तो इसको अपन ने कैसे लिखा था, वैसे ही लिखते हैं। कैसे लिखा था इसको, डेल एक्स बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एफ इक्वल टू इंटू डेल वाई बाई डेल जेड एट कांस्टेंट एफ इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट एफ इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया और ये f हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल वी बाई डेल यू एट कांस्टेंट टी इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए, डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसको इधर लेके आ जाओ। ये क्या है, यू वी बाई यू, यू है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, u बाई वी एट कांस्टेंट t।
अब अपन बात कर रहे हैं फॉर आइडियल गैस। डियर, अभी अपन ने निकाला फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है, जीरो होता है। तो ये वैल्यू क्या आ गई आइडियल गैस के लिए? जीरो। इसका मतलब आपके पास क्या रिलेशन आया? आपके पास क्या रिलेशन आया? डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। ये रिलेशन आ गया। इसको देखो ध्यान से, कोई मेरे को इसका वैल्यू बता सकता है ये क्या है? इट इज द स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन का पीवी डायग्राम पे स्लोप बताया हुआ है मैंने। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। पीवी कर्व पे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस पी बाई वी बताया हुआ है मैंने फॉर आइडियल गैस। आप चीजों को रिवाइज करिए डियर। टी एब्सोल्यूट होता है, वीबी तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव साइन लग रहा है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब ये हमेशा नेगेटिव आएगा आइडियल गैस के लिए। अब देखो, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है, तो या तो एक्स जीरो है, इधर एक्स जीरो और वाई जीरो। तो ये वाई है तो ये तो जीरो नहीं है, ये तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यही टर्म जीरो होगी। मतलब डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप क्या समझे? यहां से आपको ये समझ में आया ये किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस के लिए। तो यहां से आपको एक चीज ये पता चली कि इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और अपन ऑलरेडी ये भी प्रूव कर चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। अब इंटरनल एनर्जी ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है ना प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। तो हेंस प्रूव दैट इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। क्योंकि ये सारी रामायण अपन को आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। तो देखो अपने पास क्या रिजल्ट आया, दैट इज डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इज जीरो। तो अपन ये आइडियल गैस के लिए है, फॉर आइडियल गैस। सो we can say that internal energy is the function of temperature for ideal gas। ये लीजिए, तीन प्रॉमिस मैंने आपके पूरे कर दिए। दैट इज du इक्वल टू सीवीडीटी फॉर रियल गैस वैलिड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, du इक्वल टू सीवीडीटी फॉर आइडियल गैस वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, एंड u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। अब ये ना कई बार पूछा गया है, व्हाट इज du बाई dv एट कांस्टेंट टी फॉर आइडियल गैस, जीरो ग्रेटर देन वन लेस देन वन। ये भी कई बार पूछा गया है। और एक और रिजल्ट आया था जो इंपॉर्टेंट था जब डेरिवेशन करते थे, ये वाला। ये क्या है? देखो, इस रिलेशन को भी मैं यहीं लिख देता हूं। डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू सीवी। इसके लिए वैलिड है फॉर एनी गैस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए और अपने तीनों जो रिजल्ट थे वो प्रूव भी हो गए हैं। बताओ, किसी बच्चे का कोई समस्या यहां से? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहां से? बताओ, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताओ, फटाफट बताओ। थोड़ा सा और बचा है, बस तीन चार इक्वेशन और देखनी है और ये चैप्टर खत्म। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट इज जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये समझने लायक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, इन्वर्जन कर्व वगैरह यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है? इसको म्यू और म्यू जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुकों में यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी में म्यू जे से, किसी में जूल कैल्विन लिख दो या जूल थॉम्सन, दोनों एक ही बात है। जूल कैल्विन या जूल थॉम्सन एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर
एट कांस्टेंट एच। मींस इन्होंने थ्रोटलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करा था। किसको? थ्रोटलिंग प्रोसेस। कांस्टेंट एच प्रोसेस अगर है, इसका मतलब थ्रोटलिंग है। तो अपन थ्रोटलिंग में एच कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब थ्रोटलिंग में अपन ये देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन कैसे रिलेटेड होते हैं। थ्रोटलिंग प्रोसेस अगर है तो अपन ये देखने वाले हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन जो है वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये बात अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन, इसको बोलते हैं जूल कैल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट, म्यू और म्यू जे, दिस इज द एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड दिस इज गिवन बाय del T by del P at constant H। मींस इन्होंने थ्रोटलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अब देखिए मैं टीडीएस इक्वेशन यूज कर रहा हूं, H है ना तो DH वाली यूज कर लेते हैं। तो यहां से DH कितना आ गया? TDS प्लस VDP, TDS प्लस VDP। चलो इसको यहीं पे छोड़ो, एक बार इसको यहीं पे छोड़ो। अपन फिर से जो तीन रिजल्ट बच गए उनको भी प्रूव कर लेते हैं। एंथैल्पी वाले, इंटरनल एनर्जी वाले प्रूव हो गए, अब एंथैल्पी वाले रिलेशन भी अपन प्रूव कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे, है ना। इसको अभी यहीं रहने दो, पहले एंथैल्पी वाले रिलेशन भी प्रूव कर लेते हैं, जो कि तीन और प्रॉमिस करे थे मैंने, वो भी मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। टीडीएस दैट इज सीपी dt माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट डीपी एट कांस्टेंट पी, ये टीडीएस की वैल्यू हो गई, प्लस वी डीपी। एनर्जी इक्वेशन फिर से dH इक्वल टू सीपी dt प्लस dp को माना जाएगा तो ये हो गया v माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p इंटू dp। ये आपका एनर्जी इक्वेशन आ गया दूसरा। पहले जो एनर्जी इक्वेशन था वो इंटरनल एनर्जी वाला था और ये एंथैल्पी वाला है, इसको भी अपन एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। कहाँ वैलिड है ये? एनी गैस, क्योंकि अपन ने टीडीएस इक्वेशन में ये वाली यूज करी है, दिस इज वैलिड फॉर एनी गैस। इसको बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन एंड वैलिड फॉर एनी गैस। क्लियर? देखो इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं, दैट इज डी एच इक्वल टू सीपी डी टी प्लस वी माइनस क्या है, v माइनस टी इंटू वी बाई टी एट कॉन्स्टेंट p, v बाई टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू dp। तो पहले अपन बात कर रहे हैं फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, लेट एनी गैस अंडरगो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी कितना हो गया बेटा? जीरो। और डीपी जीरो मतलब ये टर्म जीरो, तो क्या आ गया? डीएच इक्वल टू सीपी डीटी। हो गया प्रूफ क्या कि अगर आप किसी भी गैस की बात करते हो, किसी भी गैस की बात करते हो, मान लीजिए आइडियल गैस की बात कर रहे हो, तो डीएच सीपी डीटी कब वैलिड होगा? जब प्रोसेस कौन सा होगा? कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तभी डीएच सीपी डीटी लिखेंगे रियल गैस के लिए। पहला कंप्लीट। अब आइडियल के लिए बात कर रहे हैं। आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए मैं ये निकालना चाहूंगा V बाई टी कॉन्स्टेंट P क्या आएगा। तो PV इक्वल टू RT पर के जी बात कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो V इक्वल टू हो गया R बाई P इंटू टी। डिफरेंशिएट कर दीजिए, DV इक्वल टू R बाई P इंटू dt। से मैं क्या लिख सकता हूँ? del V बाई del T एट कांस्टेंट P इक्वल टू R बाई P। मैंने ये कैसे लिखा भाई? dV बाई dt को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये वैल्यू क्या आ गई? R बाई P, है ना। तो देखो DH क्या हुआ? CP dt प्लस V माइनस T, दिस वैल्यू इज R बाई P इंटू dP। T R बाई P, T R बाई P, T R बाई P क्या है? V। ये क्या हो गया? V। ये भी V, V माइनस V जीरो, मतलब DH इक्वल टू CP dt। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। कोई प्रोसेस लिया मैंने? नहीं। कि अगर DH CP dt अगर आइडियल गैस के लिए लिखते हो तो हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। क्या DH अगर CP dt आइडियल गैस के लिए लिखते हो तो ये हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। और डियर ये भी ध्यान रखना कि ये वैल्यू आइडियल गैस के लिए जीरो आ रही है।
क्योंकि ये अपने वापस काम आएगा। आइडियल गैस के लिए वैल्यू कितनी है? 0। तो डियर, दो रिलेशन हो गए। अब तीसरा प्रूव करते हैं। देखिए, एंथैल्पी अपन जानते हैं U प्लस पीवी होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आइडियल गैस की। अपन ने एक रिलेशन प्रूव कर लिया कि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा मैं, पीवी इक्वल टू आर टी। तो पीवी, ये आर कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि पीवी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसका मतलब एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस ओनली, फॉर आइडियल गैस ओनली। ये लीजिए, मैंने जितने भी प्रॉमिस आपसे करे थे सारे आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिए मैंने, सारी इक्वेशन। क्लियर है? जितनी भी मैंने प्रॉमिस करे थे, 6 रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्ट बताए थे, 6 के 6 मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिए। देखो, अगर आप dt लिखते हो फॉर रियल गैस, तो ये किसके लिए वैलिड है? फॉर रियल गैस, वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। लेकिन अगर आप लिखते हैं फॉर आइडियल गैस, तो वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। समझ में आ रही है बातें? ऐसे ही EH, अगर आप CPDT लिखते हैं रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैस, क्या एनी गैस लिख दूं? रियल की जगह एनी लिख दो, ज्यादा अच्छा है। ओहो, ठीक है। फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, and DH CPDT for ideal gas, valid for any process। और यहीं पे अपन ने दिया U is the function of temperature for ideal and H is the function of temperature for ideal। ये 6 के 6 रिजल्ट मैंने आपको सोल्व करके बता दी, ठीक है ना? ये सारे रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके बता दी। अब अपन अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और अपन किसकी बात कर रहे हैं? जूल कैल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन को लेके चलते हैं आगे, ठीक है? जूल कैल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इट इज म्यू और म्यूजे। अरे ये चीज समझ में आई जो मैंने आपको समझाया? ये डेरिवेशन जो मैंने आपको करवाए हैं, ये जो फंक्शन मैंने प्रूव करे हैं, यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एच फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सब क्लियर हो गया ना? ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? क्या है? डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, ठीक है? अब देखो, मैं ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। कौन सी वाली? ये वाली। डी एच इक्वल टू सीपी डी टी। इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं, यहाँ पे भी लिखी हुई है ये रही। क्या इक्वेशन है? डी एच इक्वल टू सीपी डी टी प्लस वी माइनस टी, वी माइनस टी, वी बाई टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डीपी, वी बाई टी एट कांस्टेंट पी इंटू डीपी। ये किसके लिए प्रूव करा है? ये इक्वेशन किसके लिए निकाली है? दिस इज एनर्जी इक्वेशन एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी गैस। यस, ये क्या है? एनर्जी इक्वेशन है एंड वैलिड फॉर एनी गैस। देखो डियर, अपने को क्या रखना है? एंथैल्पी कांस्टेंट। अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो डीएच कितना हो गया? 0। तो इसको कर दो 0। मैं म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये क्या आएगा। तो ये 0 रखोगे तो बनेगा क्या? सीपी डी टी प्लस, यहां पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो क्या बन जाएगा? टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी इंटू डीपी। अब इस टर्म को लेके आ जाओ इधर, ठीक है ना?
तो ये क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, सीपी डी टी इक्वल टू टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी इंटू डी पी। ठीक है, क्लियर। तो यहां से डी टी बाई डीपी कितना आ गया, सीपी को डिवाइड कर दो, 1/cp टी वी बाई टी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस, ये इक्वेशन आ गई। और ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अपन कॉन्स्टेंट एंथैल्पी के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो दैट इज 1/cp टी वी बाई टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। दिस इज द जूल कैल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये इक्वेशन बहुत बार पूछी गई है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। What is the value of Joule Kelvin expansion coefficient? This is the value of Joule Kelvin expansion coefficient. Clear? इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलो। म्यू और डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच इक्वल टू 1/cp इंटू 1/cp। अरे कोई चीज समझ में नहीं आए तो बोल देना, टी इंटू वी बाई टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब डियर आपको एक क्वेश्चन बताऊं, गेट 2021 मतलब इसी साल गेट में ये पूछा गया था, ये गेट में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। क्या पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। ऑप्शन थे 0, 1, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। देखो आइडियल गैस के लिए ये टर्म क्या थी, 0। अरे सोल्व करा है अपन ने अभी, दिस इज 0, टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस। तो व्हाट इज म्यू, 0। भाई ये टर्म 0 मतलब म्यू का वैल्यू 0 आ गया, तो ये ध्यान रखना, म्यू फॉर आइडियल गैस इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस इज 0। समझ में आ रही है बात। अब एक काम करेंगे डियर, देखो ये आपको बता क्या रहा है, इसको फिजिकली देखते हैं। ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल समझने वाला है, दैट इज टी बाई पी कर्व का स्लोप बता रहा है कांस्टेंट एच पे। क्या बता रहा है, म्यू टी कर्व का स्लोप बता रहा है कांस्टेंट एच। तो अपन एक टेम्परेचर प्रेशर कर्व बना लेते हैं, टेम्परेचर प्रेशर कर्व बना लेते हैं, किसके लिए, कांस्टेंट एंथैल्पी के लिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो थ्रोटलिंग है, थ्रोटलिंग का एग्जांपल क्या है, पोरस प्लग, पार्शियली ओपन वॉल्व, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, ये सारे के सारे क्या है, चारकोल, ये सब के सब क्या है, थ्रोटलिंग के एग्जांपल है ना। वाटर प्योरिफाइंग कैंडल्स, ये सब मैंने बताया हुआ है जब आपको थ्रोटलिंग प्रोसेस पढ़ाया था। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई मैंने ले लिया एग्जांपल, पोरस प्लग का ले लिया, ये पोरस प्लग है, ये इसका, ये एंट्री हो गया और ये हो गया एग्जिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनलेट पे और एग्जिट पे प्रेशर और टेम्परेचर की रीडिंग ली। भाई ये थ्रोटलिंग प्रोसेस हो गया तो एच तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने इनलेट पे अलग अलग प्रेशर रखा, अलग अलग वैल्यू रखी, तो एग्जिट पे अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। और इन सारी वैल्यूज को अगर मैं इस कर्व पे प्लॉट करूं तो मेरे पास जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, कर्व बना के बताता हूं। ये इस तरीके से कर्व आएगा, है ना। और इन सारे कर्व के ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर इनको अपन जोड़ दें तो ये इस तरीके से बने, इनको सबको जो अगर जोड़ दें तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉलिड लाइन से दिखा देता हूं।
ऐसे बनेगा, इन सारे टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ दोगे तो। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर प्रेशर कर्व हो गया। ये क्या हो गया? टेम्परेचर प्रेशर कर्व हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो डियर, इस कर्व से काफी सारे क्वेश्चन उठते हैं। अब वो क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो कर्व बनाया है ये मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, क्यों? क्योंकि थ्रोटलिंग प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, थ्रोटलिंग इज इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आर शोन बाय डैश लाइन। पहला डाउट क्लियर। दूसरी चीज, ये प्रोसेस किधर से किधर, इसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे है या ऐसे है, क्या डायरेक्शन है इसका, पीछे की तरफ है या आगे की तरफ? तो अपन एक बात जानते हैं कि थ्रोटलिंग ऑलवेज गिव्स इन डिक्रीज इन प्रेशर। थ्रोटलिंग में क्या होता है, हमेशा प्रेशर डिक्रीज करता है। यस और नो? मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था इसका, अगर याद हो गया, आप रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपके पास 100 रुपए हैं, आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे, पहले जाके हॉस्पिटल में जाएंगे, वो 100 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, तो आप में सारा का सारा वर्क खत्म हो गया, जितना भी आपके पास एनर्जी थी वो सारा का सारा लॉस हो गया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, याद करो, तो इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर। इसका डायरेक्शन क्या होगा प्रोसेस का, ये वाला डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा? ये इसका, क्योंकि प्रेशर एक्सिस है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा मतलब पीछे की तरफ आएंगे। समझ में आ रही है बात? प्रेशर एक्सिस है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा मतलब पीछे की साइड में आएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, अब नेक्स्ट चीज, इस कर्व के इधर वाला रीजन देखो, इस कर्व के राइट साइड वाला ये जोन देखो, इसको, इसमें क्या कर रहे हैं कि ये प्रोसेस ऐसे है, तो जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये टेम्परेचर एक्सिस देखो, तो मैं कहीं पे भी इस जोन में कहीं पे भी बात करूं तो टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज कर रहा है। इस कर्व के राइट साइड वाले जोन में टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस जोन को मैं बोलूंगा क्या, हीटिंग जोन। क्या बोलूंगा? हीटिंग जोन। क्या हो गया ये, हीटिंग जोन। इसकी इधर वाले इस कर्व के लेफ्ट साइड में बात करो, ये ऐसा है ना प्रोसेस, पीछे की तरफ आ रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इस जोन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो दिस जोन इज नोन एज कूलिंग जोन। यस। अब देखो डियर, इस कर्व के इधर हीटिंग है और इस कर्व के इधर कूलिंग है, मतलब इस कर्व के एक साइड हीटिंग है, एक साइड कूलिंग है, तो ये कर्व क्या कर रहा है, हीटिंग और कूलिंग में सेपरेट कर रहा है। तो इस कर्व को अपन बोलेंगे क्या, इन्वर्जन कर्व। इन्वर्जन कर्व, क्यों इन्वर्जन कर्व बोला? क्योंकि इन्वर्ट रिजल्ट है, कूलिंग से हीटिंग, हीटिंग से कूलिंग, इन्वर्ट हो रहा है, जस्ट कूलिंग को हीटिंग में कन्वर्ट कर रहा है, हीटिंग को कूलिंग। इसके इधर रहोगे कूलिंग रहेगा, इसके इधर रहोगे हीटिंग, तो हीटिंग कूलिंग में डिफरेंशिएट कर रहा है, हीटिंग को कूलिंग में कन्वर्ट कर रहा है, कूलिंग को हीटिंग, इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसका बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो हीटिंग जोन है या ये जो कूलिंग जोन है, इसमें जूल थॉम्सन या जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो चलिए मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे हीटिंग जोन की। किसकी बात कर रहे हैं, जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट म्यू, हीटिंग जोन के लिए। अब देखो डियर, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, ये होता है म्यू। अब अगर मैं हीटिंग जोन की बात करूं तो प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज, और टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो डीटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है हीटिंग जोन में, लेकिन प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव मींस नेगेटिव, तो म्यू क्या आ गया, लेस देन जीरो। तो म्यू इन हीटिंग जोन इज लेस देन जीरो। तो हीटिंग जोन में जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? व्हाट इज द जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट इन हीटिंग जोन, नेगेटिव। ऐसे ही कूलिंग जोन की अगर अपन बात करें, कूलिंग जोन की अगर अपन बात करें, तो कूलिंग जोन में क्या होगा बेटा, म्यू, दैट इज डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच। डेल टी, कूलिंग जोन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो dt क्या हो गया, नेगेटिव। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव। प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है तो चेंज इन प्रेशर भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव फॉर कूलिंग जोन। क्या, पॉजिटिव फॉर कूलिंग जोन। तो ये ध्यान रखना, हीटिंग जोन में नेगेटिव होता है, कूलिंग जोन में पॉजिटिव होता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आता है कि इन रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन में एक साइकिल आप पढ़ोगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इन वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वहां पे अपन यूज करते हैं थ्रोटलिंग डिवाइस। तो वो पूछेगा कि इन वीसीआरएस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जूल केल्विन एक्सपेंशन कोफिशिएंट, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ।
इन रेफ्रिजरेशन साइकिल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब रेफ्रिजरेशन में अपना काम क्या होता है, टू डिक्रीज टेम्परेचर। टू डिक्रीज टेम्परेचर मतलब कूल करना, तो अपन किस में रहेंगे, कूलिंग जोन में, तो जूल केल्विन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो in refrigeration cycle, what is the value of mu? Always positive. Because in refrigeration, our main aim is to decrease the temperature. क्या है अपना मेन एम, टू डिक्रीज द टेम्परेचर। और अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं मतलब कूलिंग जोन की अपन बात करेंगे, तो कूलिंग जोन की अगर अपन बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कूलिंग जोन की अगर अपन बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो क्या ये बात दिमाग में घुसी, बोलो बच्चों। यस, चल अब बस दो इक्वेशन और रह गई, उनको भी डिराइव कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोसियस क्लेप्रियन रिलेशन। ये जो रिलेशन पढ़ते हैं ये अपन फेज चेंज प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं, फेज चेंज प्रोसेस के लिए। तो टीएस डायग्राम में बना लेता हूं, यहां से फेज चेंज स्टार्ट होता है और यहां पे आगे खत्म हो जाता है। तो यहां से फेज चेंज स्टार्ट हुआ, यहां पे आगे खत्म हुआ। इस लाइन को अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन को अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ये जो फेज चेंज प्रोसेस है या तो इधर या इधर, इसके लिए ये इक्वेशंस अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे इसको, तो मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों यूज करा, क्योंकि डियर मैक्सवेल रिलेशन तो अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एजम्पशन नहीं है। तो मैक्सवेल का मैं फोर्थ रिलेशन यूज कर लेता हूं, क्या है, PTSV, PTSV, this is at constant t and this is at constant v, ठीक है। तो यहां से डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी अपने को लिखना है, क्या आएगा, डीएस। मेरे को बताओ फेज चेंज यहां से स्टार्ट हो रहा है, मान लो यहां खत्म हो रहा है, ये 1 to 2 प्रोसेस मान लेता हूं। तो इस प्रोसेस में डीएस क्या होगा, डीएस क्या होगा, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज क्या होगा, अरे बताया था डेल क्यू बाई टी मींस लेटेंट हीट बाई टी सैचुरेशन। फेज चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और उसमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है, लेटेंट हीट बाई टी सैचुरेशन। और डीवी चेंज इन वॉल्यूम, तो 2 पे क्या है वीजी और 1 पे क्या है वीएफ, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप ये टेम्परेचर कांस्टेंट ये नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि डियर ये जो प्रोसेस होता है इसमें प्रेशर लाइन भी यही है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आप कांस्टेंट वी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इस फेज चेंज में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होते हैं। वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहे ना, फेज चेंज जब होगा तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या, डीपी बाई डी टी लिख देता हूं, क्लियर है। तो आपके पास ये फर्स्ट रिलेशन आ गया डीपी बाई डी टी। एलएच को अपन लिख सकते हैं क्या, एच जी माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई टी सैचुरेशन इंटू बीजी माइनस पी एफ। इसको अपन बोलते हैं क्लेप्रियन रिलेशन, क्लेप्रियंस रिलेशन, ये आपका क्लेप्रियन रिलेशन है। क्या काम में आएगा, ये किस काम में आएगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट दिस लेटेंट हीट, ये इस लेटेंट हीट को निकालने में काम आएगा। अब ये क्लेप्रियन रिलेशन है, अब इन्हीं भाई साहब ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, पहले ये रिलेशन दिया, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक और इक्वेशन बना दी। तो इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं, क्या इक्वेशन है, dp बाई डी टी इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई टी सैचुरेशन वीजी माइनस वी एफ, ये इक्वेशन है, बात समझ में आ रही है, वीजी माइनस वी एफ। अब डियर अपन एक बात ये जानते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इज वेरी मच हायर देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नेग्लिजिबल है, तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, dp बाई dt इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ
डिवाइडेड बाई टी, सैचुरेशन को मैं टी लिख रहा हूं सिंपल, एंड दिस इज वीजी। वीजी मतलब अपन कौन सी लाइन पे आ गए, अगर मैं वी एफ नेग्लिजिबल मान लूं तो मैं यहां आ गया और मैं यहां पे आ गया, तो लो प्रेशर की अगर अपन बात करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अपन गैस में आ चुके हैं। तो पीवी इक्वल टू आर टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखेंगे पीवी इक्वल टू आर टी, तो वी क्या हो गया आर टी बाई पी, तो इस वी को मैं आर टी बाई पी लिख सकता हूं। तो मेरी इक्वेशन क्या आई, टीपी बाई डी टी, एच जी माइनस एच एफ को मैं लिख देता हूं एल एच डिवाइडेड बाई टी इंटू वीजी को लिखेंगे पी, पी चला जाएगा ऊपर, डी बाई डी टी क्या हो गया पी एल एच बाई आर टी स्क्वायर। दिस क्लोसियस क्लेपेरॉन रिलेशन। तो आपके पास ये दो रिलेशन आए, एक तो ये और एक रिलेशन ये आया। बात समझ में आ रही है? ये किस चीज को निकालने में हेल्प करेंगे, लेटेंट हीट मैंने बताया है ना, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आई बात? तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, क्लियर है? तो इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन, एक ही कॉन्सेप्ट था जो समझने लायक था, दैट इज जूल केल्विन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, उसको अपन ने इन्वर्जन कर्व बना के अच्छे से देख लिया है ना। अब ये जितनी भी इक्वेशंस मैंने पढ़ाई है इन सबको अपने हाथ से डिराइव करके देखना और इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब देखो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक तरीका आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, नंबर वन, 5 मिनट मेरी बातें कर सुन लो और फिर अपन क्लास ऑफ कर देंगे। 9782175527, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम है बसंत गुप्ता। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना अपना नेम और अपनी कॉलेज का नाम लिख के। मैं और आपको क्या चाहिए, थर्मो नोट्स, आप थर्मो नोट्स लिख के भेज देना, या नहीं भी लिखोगे तो भी मैं आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाऊंगा। आप अपनी कॉलेज का नाम जैसे ही लिखेंगे तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने की झंझट खत्म हो जाएगी। अब आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको लेक्चर देखना है और सीधे नोट्स पढ़ने हैं, बनाना नहीं पड़ेगा। उसमें सारी चीजें लिखी हुई है और डिटेल में लिखी हुई है, क्योंकि मैंने थर्मो अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैच हम चलाते हैं एक, उसमें खत्म करा है 72 आवर्स के आसपास, तो सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी उसमें। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं तो आप उनको सोल्व करना। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आपको थर्मो के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन सीट और प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उन क्वेश्चन सीट के सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन सीट क्लास में सोल्व कराता हूं। अब आप बोलेंगे सर हमें क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम था। मैंने आपको याद है कि चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन सीट सोल्व करवाया था, एक ही चैप्टर का करवा पाया था मैं, चैप्टर 1 का, उसमें काफी सारे क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही थर्मो में अपन ने 8 चैप्टर पढ़े, 8 चैप्टर के क्वेश्चन सीट बनाए हुए हैं, लेकिन उनके सोल्यूशन नहीं बनाता मैं, क्योंकि वो क्लास में कराता। तो उससे अच्छा एक और तरीका बताता हूं। मैंने आपके ग्रुप में, शायद आपका ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप पे, BARC, अभी आपको पता है कि BARC में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, बार्क में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और ये दो तरीके से बच्चों को सेलेक्ट करता है, इंटरव्यू के लिए दो तरीके से बुलाता है, एक तो गेट का स्कोर कार्ड, या फिर अगर गेट का स्कोर कार्ड आपके पास अच्छा नहीं है तो दूसरा तरीका है बार्क अपना खुद का ऑनलाइन एग्जाम भी करवाता है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो आप बार का एग्जाम होने वाला है सितंबर वाले वीक में, अगर आप बार का पेपर देना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भर दीजिए, अभी निकला हुआ है ना। सितंबर के सेकंड वीक में इसका एग्जाम है। तो इसके रिलेटेड बार्क की एग्जाम के प्रिपरेशन कराने के लिए हमने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट करी है, BARC मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें अभी पहला मैंने ही स्टार्ट करा सब्जेक्ट, और थर्मोडाइनमिक्स से ही स्टार्ट करा है। आज ही वो खत्म हुआ है, 5 दिन मैंने थर्मो पढ़ाया, उसमें पढ़ाया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं, और एक दिन में मैंने 20 क्वेश्चन कराए, तो 5 दिन में मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए। और ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 8 टॉपिक पूरे के आगे कंबाइंड सारे टॉपिक के क्वेश्चन हैं इसमें। जैसे पहला जो टेस्ट देखोगे आप, पहला जो लेक्चर देखोगे, उसमें पहले 2 चैप्टर हो गए, दूसरे में दूसरे 2 चैप्टर हो गए, तीसरे में 1 चैप्टर हो गया, फोर्थ में नेक्स्ट 2 चैप्टर हो गए। इस तरीके से मैंने पूरे चैप्टर कवर करा दिए 5 लेक्चर में। तो वहां पे लगभग 100 क्वेश्चन है, तो वो आप सोल्व कर लेना। उनके सॉल्यूशन वगैरह सब मैंने डिटेल में यूट्यूब पे एनालिसिस कर रखा है, तो वो आप सोल्व कर लेना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
दूसरा, प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस बना लेना। तो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन हो गए, मेरे नोट्स में क्वेश्चंस होंगे वो बना लेना, और मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना, BARC मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के नाम से है, और यूट्यूब चैनल है इंजीनियर्स अकेडमी। इंजीनियर्स अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है अपना, इस पे आपको ये मिल जाएंगे, है ना। इंजीनियर्स अकेडमी आज ही खत्म हुआ है, जस्ट 5 दिन पहले स्टार्ट करा था मैंने, आज फर्स्ट लेक्चर था। तो इंजीनियर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। ये लेक्चर देखना, उनसे क्वेश्चंस करना, नोट्स के क्वेश्चन करना, प्रीवियस क्वेश्चन करना। आपका नोट्स बनाने का झंझट मैंने अब खत्म कर दिया सारा, आपको मैं लिखा लिखाया सारा सामान तैयार दे रहा हूँ, बस आपको अब मेहनत करनी है। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैंने 3-4 तरीके बता दिए प्रैक्टिस करने के। आप मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज बार के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, है ना। आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको अपना नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ साथ में गेट के प्रीवियस क्वेश्चन आप बनाएंगे। गेट PYQ प्रीवियस क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। मेरे नंबर आपको मैंने दे दिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी चीज में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके। कोई दिक्कत आती है, ज्यादा ही कोई गंभीर समस्या है, आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है? हाँ मयूर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मयूर सर? हाँ जी। सुहास, तेजस, मयूर, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। आज अपना थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो भी होगा, जिस तरीके से प्लानिंग होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपके कॉलेज वाले बता देंगे, या प्रशांत सर से अगर आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो प्रशांत सर आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो भी होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन डियर, पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, और गेट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो आप रिसर्च के लिए जाएंगे, एमटेक PhD के लिए तो गेट जरूरी है, या आप किसी भी अच्छी PSU में जॉब करना चाहते हैं तो भी गेट जरूरी है। अभी आप देखिए ना, कितनी धड़ाधड़ वैकेंसी आ रही है। गेल में आ गया, सेल आ गया, NPCIL आ गया, ONGC निकला है अभी, है ना, और अभी BARC आ गया, अब इसरो भी आने वाला है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बस 5 से 7 महीने की अच्छे से मेहनत कर लो। अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, फिर सारी एग्जाम निकल जाएंगी। लेकिन अच्छे से एक बार मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको पता है PSUs में प्लेसमेंट्स जो आपकी सैलरी होती है, लगभग 80-90 हजार रुपए सैलरी होती है। आपको पूरे दिन में जो भी डेली रूटीन की चीजें हैं, जो भी चाहिए वो सब PSU प्रोवाइड करता है। आपके पर्सनल शौक प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो भी आपको डेली रूटीन की चीजें चाहिए वो सब PSU देता है। साथ साथ में जब आप रिटायर्ड होते हो, कम से कम भी 10-15 करोड़ रुपए मिलते हैं आपको, सोच रहे हैं। और एक मोस्ट रेप्यूटेड जॉब पे आप जाएंगे, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे जाएंगे, और हायर अथॉरिटी पे पहुंचते जाएंगे। तो अगर आपको ये सब लाइफ जीनी है, अच्छे से जीनी है, तो बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब आप ये चीजें अब नहीं करेंगे, आपको कॉलेज की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम आपको गाइड कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं। अगर आप अब मेहनत नहीं करेंगे तो देखो, कॉलेज से जब पास आउट हो जाओगे तब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करनी तो पड़ेगी, सीधी सी बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब आप थोड़ा सा पढ़ाई में मेहनत कर लेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो बाद में फिजिकल मेहनत करना, क्योंकि घर परिवार तो चलाना ही है बेटा, वो सबका ही होता है और वो चलाना ही है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चलाना चाहते हैं, है ना। तो टाइम से मेहनत कर लोगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगी, अच्छा पैसा रहेगा, इज्जत रहेगी, और अच्छी पोस्ट पे काम करोगे। और ये सब आप गेट की प्रिपरेशन करके कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गेट की प्रिपरेशन एक बार मन लगा के कर लो, 6-7 महीने की मेहनत तो है। इंजीनियरिंग जब अपन करते हैं ना, तो बहुत आलसी हो जाते हैं, चीजों को अपन बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं, क्योंकि वन नाइट फाइट वाला काम होता है कि एक दिन पहले पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग का पेपर निकाल लेंगे। वो आसान होता है इंजीनियरिंग का पेपर निकालना, लेकिन कंपटीशन एक दिन में नहीं निकलता है। कंपटीशन के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है। तो ढंग से फोकस्ड होके एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, कॉलेज के साथ ही कर लोगे, तो जब पास आउट होगे तो अच्छी जॉब हाथ में रहेगी। नहीं क्या होगा, कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, वही 2-3 लाख के प्लेसमेंट पे जाओगे, और वो 2-3 लाख के प्लेसमेंट पे आपको ऐसी जगह रखेंगे, जैसे नोएडा हो गया, आप तो नागपुर से हैं, है ना, आपका बैंगलोर हो गया, जहां पे महीने का रेंट लग जाता है 15 से 20 हजार रुपए, तो कुछ काम नहीं होगा वहां पे। वो 2-3-4 लाख का जो प्लेसमेंट है ना, TCS वगैरह और इनमें जाओगे ना, जिंदगी महीने में एक दिन पनीर खाने के लिए सोचना पड़ता है कि पनीर खाएं कि नहीं खाएं, इतनी कम सैलरी होती है। सैलरी 20-25 हजार 30 हजार रुपए होती है, लेकिन खर्चे बहुत होते हैं। कैसे मैनेज करोगे यार चीजें? या तो आप ये है कि आप बहुत बढ़िया बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पापा के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, बहुत तगड़ा बिजनेस है, तो फिर छोड़ो प्रिपरेशन। या फिर अगर आपको अपना नाम बनाना है इस टेक्निकल फील्ड में, अच्छी जगह जाना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज नहीं तो बाद में करनी पड़ेगी, और आप ये समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम अपने आप समझा देगा।
टाइम बहुत ठीक तगड़ी चीज है। अगर आप आज नहीं समझ रहे तो टाइम अपने आप समझा देगा आपको, टाइम की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी कि मेरे को कर लेनी चाहिए थी यार। तो वो बाद में पछताने से अच्छा है तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ो, कॉलेज में हो आप, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो यार। क्या क्लास होती है आपकी वीक में? 3 दिन क्लास, 2 दिन क्लास होती है 2-2 घंटे की। आपका थर्मो कम से कम मेरे को लग रहा है 3 महीने में खत्म हुआ है। तो अगर आप वो ये 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लेते, कम से कम एक सब्जेक्ट तो अच्छी होती ना। मेहनत तो करो बेटा, मेहनत नहीं करोगे तो करनी तो पड़ेगी आगे, आगे करनी पड़ेगी। या तो खूब पैसे हैं तो टेंशन मत लो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, पापा का बिजनेस संभालना है। या वो नहीं है, आपको अपना नाम बनाना है टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग करी है और इसका यूज करना चाहते हो अच्छी पीएसयूज में या रिसर्च करने में, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या आपकी कॉलेज में टीसीएस विप्रो ये आती है, 3-4 लाख का प्लेसमेंट देती है, उसमें कुछ नहीं होगा, जिंदगी खराब हो जाएगी ससुर। है ना, ये रियलिटी है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको दिख रहा होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये जो मेरे वर्ड्स है ना, ये आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे कि सर ने क्या बोला था। क्योंकि मेरे को 8 साल हो गया पढ़ाते हुए, मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी पीएसयूज में है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, मेरे से बात करते हैं, होली दिवाली उनका मैसेज आता है, कॉल वगैरह आता है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे को कोई काम होता है, मैं उनको कॉल करता हूँ, तो मेरे को पता है ना। और मेरे स्टूडेंट टीसीएस विप्रो में भी बैठे हैं, इवन मेरे साथ वाले भी बैठे हैं जिनको 8-8 10-10 साल हो गए, वो भी पछता रहे। है ना। तो करनी पड़ेगी भाई। अब आप लोग समझदार हैं, अपन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, अपन कोई 10th 11th वाले बच्चे नहीं है कि अपने को कोई हाथ पकड़ के ये बताए कि बेटा ऐसे लिखो और ये करना है, नहीं। अब अपन खुद सोच सकते हैं अपना फ्यूचर, कि मेरे को फ्यूचर में क्या बनना है। आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है, आपको क्या बनना है, आपको एमबीए करना है, गेट करना है, करना क्या है, अपना गोल फिक्स करो और उसी के हिसाब से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि गेट ही आपका भगवान है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। आपको जो भी गोल है, चाहे आप एमबीए करना चाहते हैं, आप नॉन टेक उसमें एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी वगैरह का, सीजीएल वगैरह के एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जो भी करना चाहते हैं ना, अपना एक एम फिक्स करके उसके लिए कितनी मेहनत, जो आपका गोल है वो एक बार डिसाइड हो जाए, तो ये भी डिसाइड करो कि उस गोल को पाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। और वो मेहनत करना टाइम से स्टार्ट कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम आपको अपने आप करवा देगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बस इतनी ही थी, थर्मोडाइनमिक्स आपका खत्म हो गया। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना नंबर पे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा जाएगा, टेलीग्राम पे अगर आपके नंबर होंगे तभी भेजा जाएगा, क्योंकि नोट्स 280 MB का है, तो व्हाट्सएप पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, साथ साथ में गेट के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करो। और बीएआरसी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मैंने सोल्व करवाया थर्मोडाइनेमिक्स का इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, उसको देखो। 5 क्लासेस है 5 घंटे की, और उन 5 क्लासेस में मैंने 100 क्वेश्चन कराए, बहुत ही प्यारे। उन क्वेश्चंस को सोल्व करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नोट्स में भी काफी क्वेश्चंस हैं, उनको भी सोल्व करना। ठीक है, अब किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बता दो, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट तो अपना खत्म हो गया, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको जब पढ़ाने का मौका मिलेगा उसमें मिलेंगे। लेकिन तब तक अगर आपको कुछ बात करनी है, व्हाट्सअप मेरे को कर सकते हो, कोई समस्या है कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, बोलो। क्लियर है सब? हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई कर दो भाई। सब क्लियर है तो फिर क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। है ना, आराम से मेहनत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं, थैंक यू।